Hello friends, welcome to our exam. In this video, we are discussing fluid mechanics and hydraulics MCQ part 2. After this video, you will understand some basic concept for fluid mechanics. दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम हो उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे और हमारी वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आपसे the pressure intensity is same in all directions at a point. Okay, only when the fluid is frictionless and incompressible, only when fluid is frictionless and is at rest, only when fluid is frictionless, when there is no relative motion of one layer, uh, one fluid layer relative to other. Okay, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, कि प्रेशर इंटेंसिटी है वो सेम है ऑल डायरेक्शन। तो एज पर पास्कल लॉ क्या बोलता है कि व्हेन द फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब रेस्ट कंडीशन और स्टैटिक कंडीशन। ओके, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, ओके, it exerts equal pressure in all directions known as पास्कल्स लॉ। ओके, तो वो अपनी ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट्स करेगा। मान लेते हैं हमारा कोई कंटेनर है, इसमें हमारा फ्लूइड का ये पार्टिकल है। ओके, ये हमने कंसीडर किया है और ये रेस्ट कंडीशन में है आपका, तो ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो मतलब क्या हुआ, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में हुआ, मतलब स्टैटिक कंडीशन में हुआ, तो वो केवल ये जैसे हमारा कंटेनर ये स्टैटिक कंडीशन में, तो क्या उसमें रिलेटिव मोशन जो होगा लेयर्स के बीच में, जैसे मान लो ये लेयर्स हैं आपकी, ये आपका पानी रुका हुआ है, तो ये जो लेयर्स होगा स्टैटिक कंडीशन केस में उनमें कोई रिलेटिव मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द लेयर्स, so fluid is at rest, so D is the correct answer for this question। Okay, and in case of static condition, there is only hydrostatic force on the fluid is acting। Okay, like this। Okay, so D is the correct answer for this question। फ्रेंड, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है an open tank contains 1 meter deep water with 50 centimeter depth of oil of specific gravity 0.8 above it, the intensity of pressure at bottom of the tank will be। okay, इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया है, जैसे मान लो ये आपका कोई कंटेनर है, सपोज दिस अ कंटेनर। ओके, अब क्या है, इसमें एक तो ऑयल है और एक आपका वाटर। ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द अदर फ्लूइड, लेकिन वाटर से इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है कम। ओके, आप इस तरीके से दे सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड में जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल चाहिए, तो यहाँ पे फ्लूइड आपका ऑयल है मान लेते हैं, ठीक है ना, तो वो होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल का आपको दिया हुआ है 0.8 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का आपका वैल्यू होगा इसमें आपका 1000, तो ये आपका आ जाता है आपका 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आती है आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल। ओके, जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है आप देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो जो भी हैवियर फ्लूइड होगा वो हमेशा नीचे सेटल होगा। तो एक तरीके से इस तरीके से हम बना देते हैं, तो जो है यहाँ पे हैवियर क्या है आपका वाटर, ये आपका वाटर हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है ऑयल।
टॉप लेयर। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में कि 1 मीटर डीप वाटर है आपका, तो ये जो आपका डीप है, डेप्थ है, ये आपका 1 मीटर है आपका वाटर का। और इधर ये आपका जो आपका ऑयल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और उसका डेप्थ है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.50 मीटर। ओके, तो जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है वो ग्रेटर है, डेंसिटी ऑफ ऑयल कम है डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में। ओके, इसलिए ऑयल जो है वो ऊपर लिया है हमने। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो उन्होंने प्रेशर पूछा है एट द बॉटम, ये आपका बॉटम है, आपका बॉटम टैंक, टैंक का बॉटम है आपका, टैंक बॉटम। ओके, तो यहाँ पे उसने प्रेशर पूछा हुआ है, तो आप आई विल रेज दिस फिगर। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेशर एट द बॉटम की बात करता हूं अगर मैं, तो उसे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। P बराबर रो जी एच आपका फॉर्मूला आपका होता है, या फिर P बराबर गामा इंटू एच। गामा यहाँ पर क्या है, गामा है गामा जो भी फ्लूइड का होगा, गामा फ्लूइड में इधर लिख देता हूँ, भले वो वाटर हो या फिर ऑयल हो या फिर कोई अदर फ्लूइड हो। ओके, तो प्रेशर अगर मैं जैसे आप मैंने आपको भी बताया था कि ऊपर आपका था क्या था, ऊपर आपका था ऑयल। ओके, तो P बराबर रो जी एच या फिर P बराबर गामा इंटू एच। तो रो भी हम क्या है, रो हमारा है फ्लूइड का। ओके, तो अब इसमें हम करते हैं जैसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं कि 9.81, इसे एक तरह से हम लिख लेते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं अपना ऑयल का 0.5 उसका डेप्थ था, तो वो तो एच का वैल्यू हो गया आपका। 9.81 आपका हो गया जी का वैल्यू। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है आपको 0.8 का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था। तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर मैं 0 पॉइंट उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो हमारा डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारा आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट एच 1 था उधर वाटर केस में, और 9.81 जी इंटू 1 था। ओके, अब मैं थोड़ा इसमें कोमा ले लेता हूँ, 9.81 इंटू 1000, 1 प्लस 0.8 इंटू 0.5। ओके, ये आपका आ जाता है फाइनल। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका, आप सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 13.73734। प्रेशर है तो इसलिए इसकी यूनिट होगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो आपका यूनिट, जो ये आपके अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आपका डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला गया है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन अ प्लेन सरफेस immersed vertically in a spreading mass of fluid is at the centroid of submerged area, always above the centroid of the area, always below the centroid of the area, and none of the above। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेंटर प्रेशर को मैं बता देता हूँ सीपी से। यह सेंटर प्रेशर जिसे मैं डिनोट करूंगा एच सी से। ओके, ये मैं इसे डिनोट करूंगा एच सी से। एंड जो मैं सी जी ऑफ द एरिया होगा ना, जो हम जैसे हमने मान लो कोई भी वर्टिकली मान लो हमने प्लेट डाला हुआ है, तो उसमें मैं डिनोट करूंगा सी जी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेट। लाइक मैं आपको एग्जांपल थोड़ा दिखाता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ। जैसे मान लो ये आपको कोई टैंक है, इसमें हमने आपको प्लेट डाल दिया है। इस ये प्लेट जो आपको दिख रहा है, इसकी डेप्थ जो है वो है आपका मान लो डी है। इनसाइड वेट जो है इस तरीके का आपका प्लेट अंदर की तरफ होगा, जो आपका इनसाइड वेट जो है वो आपका बी है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये प्लेट है, रेक्टेंगुलर एग्जांपल ले लेते हैं हम एक जनरली। ठीक है, तो जो सेंटर प्रेशर जो होता है, उसका जो सेंटर प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं, एस सी बराबर एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ये आपका फॉर्मूला आपका सेंटर ऑफ
एच सी यहाँ पर है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, एच बार है हमारा यहाँ पे सी जी, जो भी आपका प्लेट का होगा, ओके। और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पे एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, थीटा जो है वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद, ये आप गलती मत कीजिएगा कि एंगल में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसमें, तो ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, ओके, थीटा। तो अब अगर मैं इसमें आई जी का बात करता हूँ, आई जी, आई जी का अगर मैं इसमें फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमारा आई जी जी है, आई जी जी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है आई जी जी। आई जी जी आपका होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of the CG of plate with respect to free surface। अब मैं इस लाइन का आपको मतलब समझा दूँ थोड़ा, क्या, क्योंकि आपको आईजीजी मान लो आपको कोई ऑब्जेक्टिव या फिर आपको कोई न्यूमेरिकली टाइप का प्रॉब्लम आपको आ जाए तो आप उसे डील कर सकें, तो मैं इसलिए आपको आईजी का थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। मान लो आपका कोई इस तरीके से आपका ये आपका टैंक था, ये आपका वाटर फ्री सरफेस था, यहाँ पे आपका प्लेट इस तरीके से है, ठीक है ना, तो ये कुछ डेप्थ पर है फ्री सरफेस से, तो इस तरीके से ये आपका मान लिया हमने फ्री सरफेस सपोज, ठीक है ना, ये आपका फ्री सरफेस ये वाला है, और मान लो ये आपका है इस तरह से प्लेट आपका है, ये हो गया आपका सी जी ऑफ द प्लेट, ठीक है ना। तो सी जी ऑफ द प्लेट, तो ये हम मान लेते हैं जी जी एक्सिस, क्योंकि हमने हमने आई जी जी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे जी जी एक्सिस मान लेता हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इस प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूँ इस फ्री सरफेस, ये इसे मैं फ्री सरफेस लिख देता हूँ एफ एस, दिस इज द फ्री सरफेस, इस प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फ्री सरफेस जो होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका वाई, ओके। तो जो मान लो ये आपका ओ लेवल का सरफेस है, मैं आपको थोड़ा इसका डिराइव करने का तरीका बता दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से आपका डिराइव होता है, ठीक है ना, जिससे कि आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो जो हम इसे जब आईजीजी के बाद हम करते हैं तो क्या करते हैं हम, ड्यूरिंग दिस डेरिवेशन आई ओ, ये होता है आई ओ, ठीक है ना, तो आई ओ क्या होगा, इसमें मैं आपका प्लस ए वाई बार स्क्वायर, ये आपका जो है आपका एक्सप्रेशन है, ये होता है आपका बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मैं आपको आई जी जी का बात करूँ तो जी जी जो होगा आपका, जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जाम इस फिगर में, तो जी जी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्लेट का, ठीक है ना। और फ्री सरफेस का आपको हमने बता दिया किस तरह से आपको अगर मान लो कभी डेरिवेशन के लिए आपको जाना पड़े तो इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको केवल आई जी जी से आपका खाली काम चल जाए। जैसे मान लो आपका प्लेट का वेट बी है, डेप्थ डी है, तो आपका बी डी क्यूब बाई 12, ओके, अबाउट द जी जी एक्सिस आपका होगा, जैसे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट बना हुआ है तो बी डी क्यूब बाई 12 ये आपका होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आई जी एक्सिस, जी जी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था एच एच सी बराबर एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको जो प्लेट है वो वर्टिकली इमर्ज किया हुआ है, इमर्ज वर्टिकली, उसमें क्वेश्चन में तो थीटा का वैल्यू आपका हो जाता है 90, तो वो आपका वैल्यू होता है 1, तो ये आपका जो वैल्यू बचता है वो बचता है आपका एस सी बराबर एच बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एच बार, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो एच सी का जो वैल्यू होगा वो मेजर करते हैं हम फ्रॉम द फ्री सरफेस, जैसे मैंने आपको पहले डेरिवेशन में बताया थोड़ा, तो वो मेजर करते हैं हम फ्रॉम द फ्री सरफेस, ओके। तो फ्री सरफेस मेजर करते हैं,
और जो सी जी का वैल्यू होता है वो भी हम फ्री सरफेस से देखते हैं, ठीक है ना। तो एस सी बराबर एच बार, एच बार जो ये सी जी होता है आपका, तो सी जी से भी आपका ज्यादा वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू ज्यादा आ रहा है, आई जी अपॉन एच बार, ठीक है ना। तो मतलब क्या वो एच बार से इतना ज्यादा होगा, तो जैसे मान लो सपोज करते हैं आपका एच बार यहाँ पर आ रहा है, तो एस सी आपका आएगा कुछ यहाँ, क्योंकि इतना वैल्यू ज्यादा एडअप हो रहा है ना। तो मतलब अगर मैं देखूं, ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, तो सी जी सेंट्रोइड ऑफ द एरिया से ऑलवेज बिलो होगा, ठीक है ना। तो इसके आंसर के लिए सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपको तो डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कंसेप्ट समझ सकते हैं। मतलब हमने आपको थोड़ा आईजीजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। अब ये भी है क्वेश्चन पिछले पीछे पीछे के कंसेप्ट पर बेस्ड है, मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट से सोल्व करूंगा। A vertical triangular area with vertex downward and latitude h has its base lying on the free surface. Okay, free surface पे उसका base lie कर रहा है of a liquid. The center pressure below the free surface is at a distance of, ठीक है, ये इतने डिस्टेंस पे सेंटर प्रेशर का वैल्यू होगा, जो कि आपका हम बता चुके हैं आपको, एच सी का वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये आपका कोई टैंक है सपोज, ओके, जैसा क्वेश्चन में बोला हूँ वैसे वैसे काम करते हैं। उसने बोला कि जो बेस है वो है आपका कहाँ पर, बेस लाइन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये मैंने फ्री सरफेस मान लिया, या आपका बेस मान लिया लिक्विड के फ्री सरफेस पे, ठीक है ना। और जो एल्टीट्यूड जो है आपका ट्राइंगुलर, जो वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया जो डाला है, वर्टेक्स आपका डाउनवर्ड भी हमने ले लिया है, एंड एल्टीट्यूड है इसका, ये आपका एच, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एच। ओके, द सेंटर ऑफ प्रेशर आपको पूछा हुआ है सीपी या फिर एच सी। ओके, तो मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, अब मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगा। एच सी बराबर एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला लगाने के बाद, अब उसने कहा है कि वर्टिकल ट्राइंगुलर ए वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया विद वर्टेक्स डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से पूरा डाउनवर्ड डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इंक्लाइन का तो चक्कर है नहीं, तो इस वैल्यू को हम कर देते हैं 190, तो ये होगा 1। तो ये आपका, अब आपको जो बचता है वो बचता है एच सी बराबर एच बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एच बार है, तो यहाँ पे एच बार है, तो यहाँ पर भी एच बार, ठीक है ना। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अपॉन ए एच बार। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से रिमेम्बर रखिएगा, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब अगर मैं बात करूँ एच बार की, तो वो भी आप फ्री सरफेस से मेजर करोगे इसका, ये वाला जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, जस्ट ये जो आपका वैल्यू होगा ये वाला, ये आपका होगा एच बाई थ्री। ओके, और ये जो वैल्यू ये आपका होगा, ये वाला वैल्यू होगा वो 2h/3। ओके, यू नो दिस। आफ्टर दैट ये आपका है सी जी ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेट। तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी जी का बात करूँ, आई जी जी, सपोज मैं इसे मान लेता हूँ जी जी है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं जी जी एक्सिस मान लेता हूँ इस तरीके से जी जी। ओके, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जी जी एक्सिस का अगर मैं लूँ, तो वो मेरा होता है हमारा बी एच क्यूब बाई 36। मैंने इसका जो वेट था वो बी माना हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मैंने इसका वेट आपको बी मान लिया, ठीक है ना। तो बी एच क्यू बाई 36 आपका आई जी जी का वैल्यू होगा। सिमिलरली आप एक एक कंक्लूजन और याद रख सकते हैं, कि अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, ये जो आपका बेस है ना, बेस आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी इसके, लेकिन मैं आपको किसी और क्वेश्चन में यूज हो उसके लिए मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे मान लो हम टॉप सरफेस को मान लेते हैं हम एक्स एक्स, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉप सरफेस के अबाउट, जो फ्री सरफेस है इसके अबाउट, जो अगर मान लो आपको लेना होगा जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ट्राइंगुलर प्लेट का अबाउट द बेस बी, ठीक है ना, तो वो आपका होगा बी एच क्यूब बाई 12। पर आपको इस क्वेश्चन में आपको इसी डाटा की जरूरत पड़ेगी आईजीजी का, ठीक है ना। तो मैं अभी इसे इरेज करना पड़ेगा, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अभी से इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एच सी बराबर एच बार मतलब एच बाई 3 प्लस
आई जी जी मतलब होगा मेरा BH³/36, जो आपका जी एक्सिस का, और BH³/12 होगा, अबाउट द बेस होगा, अपॉन AH बार होता है 1/2 इंटू B इंटू H/3। ओके, ये आपका होगा। इसके बाद अगर आप इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, H/3 प्लस H³/36 अपॉन H²/6। ये आप देख रहे हैं, बी से बी इधर ये कट गया है, ठीक है ना। तो ये आपका फिर आ जाता है H/3 प्लस H/6। ओके, तो इसे आप सोल्व करेंगे, ये आपका आएगा H/2। तो C is the correct answer for this question. The total pressure on the plane surface inclined at an angle theta with the horizontal is equal to PA sin theta, PA cos theta, PA tan theta। तो इसका आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर आपका होगा C, ठीक है, मतलब PA cos theta, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये होगा कैसे, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली आपको समझ में आ गया भाई PA cos theta होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा जस्ट ड्राइव इट कि आप किस तरीके से आपका ये एंगल आपका होगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा उसे समझ लीजिए, क्योंकि आपको कभी कभी कंसेप्ट यूज हो जाता है। आंसर याद करना दूसरी बात है, लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ इसके बारे में। मान लो ये आपका प्लेट है, मैं इंक्लाइंड प्लेट का केस ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला, ये आपका है आपका इंक्लाइंड प्लेट इंक्लाइन, ठीक है ना। ये आपका इंक्लाइंड प्लेट है। मैंने क्या किया, मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया है, स्मॉल एलिमेंट मैंने इसका काट लिया है। और ये प्लेट अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, तो ये प्लेट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का आपको ये प्लेट दिखेगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ज़्यादा टाइम तक ये रिवाज भी रहेगा और याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका डी है। मैंने क्या माना, मैंने थीटा मान लिया है विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब मैंने थीटा माना है, अगर मैं इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात करूँ, तो ये आपका डी ए साइन थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट जो ये होगा आपका, ये आपका होगा डी ए कोस थीटा। ओके, डी ए साइन थीटा, डी ए कोस थीटा। इसके बाद क्या हम देखते हैं, अगर मैं एक बार जानता हूँ, मान लो जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, हम एक बात जानते हैं, जो भी फोर्स होता है ना, वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ठीक है। कोई भी सरफेस, जैसे आपका, अगर मैं बात करूं, तो वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा। तो इस केस में भी आपका इस तरह से आपका फोर्स वाटर जो होगा वो आपका फोर्स लगा रहा होगा एफ। और अगर मैं बात करूँ पी इंटू ए, ये आपका पी प्रेशर है, ए एरिया, तो एक तरीके से आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर आपको कह रहा है, लेकिन आपको ये एक तरह से फोर्स समझना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका क्या होता है, तो ये आपका प्लेट मैंने इंक्लाइन आपका लिया हो, तो क्या ये इस तरीके से आपका इसमें फोर्स एफ लग रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ये आपका फोर्स एफ लग रहा होगा, तो बाय द परपेंडिकुलरिटी लो क्या होगा, ये जो आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के, जस्ट मिनट, परपेंडिकुलरिटी लो से क्या होगा, ये एंगल, ये जो आपका एंगल हो, ये वो आपका थीटा हो जाएगा। ये मैंने कैसे बनाया, ये आपको थोड़ा बता देता हूँ। परपेंडिकुलरिटी लोग मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि मान लो कभी आपको एंगल का जरूरत पड़े, और एंगल समझना पड़े कि आपको एंगल कहाँ से कहाँ, कभी कभी एंगल लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कि कभी आपको थीटा कहीं से, मान लो आप ये तो पूछ सकते हैं भाई हमने थीटा यहाँ पर ही क्यों माना, ये मैं इस वैल्यू को तो थीटा मान सकता था, ठीक है ना। फिर मैं आपको समझाता हूँ क्यों माना मैंने ऐसा। अब जरा समझते हैं।
अब ये जो ये थीटा वाला एंगल का वैल्यू है, ये जो ये थीटा है, ये किस किस के बीच का एंगल है? ये तो इस हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है जो आप देख रहे हैं। और क्या ये इस ये जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेट है, इसके बीच का एंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलरिटी लॉ क्या कहता है, भले ही मान लो दो लाइन है और वे परपेंडिकुलर है, मैं उन्हें किसी भी एंगल पे ओरिएंट कर दूं, उनके बीच में परपेंडिकुलरिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर में कौन सी लाइन होगी, आपकी ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर में। और ये जो ये आपकी इंक्लाइंड वाली लाइन है, ये आपकी इंक्लाइंड देख रहे हैं प्लेट, इसके परपेंडिकुलर में कौन सी लाइन होगी आपकी, परपेंडिकुलर में लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई आपकी ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर के बीच में एंगल है, तो जो मैंने इसके परपेंडिकुलर में लाइन खींची होंगी उनके बीच में तो यही एंगल होगा, इसलिए मैंने इस दो लाइन के बीच में एंगल ये मैंने थीटा मार्क किया, ठीक है ना। या आप समझ चुके हैं कि थीटा मैंने किस तरीके से लिया है, तो बाय द परपेंडिकुलरिटी लॉ। इसके बाद ये आपका जो आपका वैल्यू ये आता है आपका, ये मैं इस तरह इसलिए मैंने आप एफ ले लिया है, जो आपका फोर्स ये आपका लग रहा था प्लेट पर नॉर्मल टू द सरफेस, मैं इसे लेता गामा एच इंटू डी ए। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे लिखा मैंने, मैं जानता हूँ पी बराबर गामा इंटू एच होता है, ये तो मुझे पता है। अब मुझे फोर्स चाहिए, तो मैं अगर मैं दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ तक यहाँ पर मेरा स्मॉल एरिया डी है, तो ये मेरा फोर्स बन जाता है, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका एफ बराबर गामा डी इंटू गामा एच इंटू डी है, ये आपका हो जाता है ये वाला। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूँ, तो ये कंपोनेंट अगर मैं लूँ आपके, तो आपके कंपोनेंट जो आएंगे वो आएंगे आपके गामा एच डी ए, ये आपका कोस थीटा का कंपोनेंट टूट जाएगा, या गामा एच डी ए साइन थीटा, ओके, ये आपका कंपोनेंट इस तरीके टूट जाएगा। इसके बाद अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ मुझे एक तरीके, ठीक है ना। तो मैं लाइक दिस, ये मेरा फोर्स का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कोस थीटा का यहाँ पर मेरा कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो P बराबर गामा इंटू एच इंटू कोस थीटा, ये आपका बन गया है प्रेशर, गामा एच कोस थीटा, ठीक है ना। तो इसलिए कोस थीटा का कंपोनेंट आ रहा है, जैसे आप इस तरीके समझ सकते हैं, ये आपका ये आपका आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो आप इसमें क्या क्या आपने जाना, सबसे पहले तो आपने जाना इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स लगा, इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स लगता है नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस लगने के बाद आपने परपेंडिकुलरिटी लॉ के बारे में जाना कि परपेंडिकुलरिटी लॉ किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये जो परपेंडिकुलरिटी लॉ है ये जनरली स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जब ट्रस का एनालिसिस करते हैं ना, तो जब आप मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करते हैं, तो उस केस में जब आपको एंगल लेने की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई कौन सा एंगल मैं मानूं। तो आप अगर उसे परपेंडिकुलरिटी लॉ से करेंगे ना, या फिर स्टोन में भी कई सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम करते हैं थीटा लेते समय, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो भैया परपेंडिकुलरिटी लॉ के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए परपेंडिकुलरिटी लॉ को आप ध्यान रखिएगा, इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज coincide with the center of gravity, coincide with the centroid of the volume of the fluid displaced, remains above the center of gravity, remains below the center of gravity, okay। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा एनालाइज करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपका फ्लोटिंग को, ये आपका ब्लॉक है, फ्लोटिंग टाइप का ब्लॉक है ये आपका, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर आपका वाटर लेवल है, ओके, ये आपका इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। तो ये जो आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपका सी जी, मान लो इस ब्लॉक का सी जी यहाँ पर, ठीक है ना, सी जी यहाँ पर है, और जो आपका डिस्प्लेस लिक्विड है, ये आपका कौन सा लिक्विड है, डिस्प्लेस लिक्विड, दिस इज डिस्प्लेस लिक्विड, ओके। ये आपका डिस्प्लेस लिक्विड है, मैंने इसका जो पूरे का हाइट माना हुआ है वो माना हुआ मैंने कैपिटल एच, हाइट ऑफ द ब्लॉक। और जितना
आप लिक्विड डिस्प्लेस ड्रॉप्स का मैंने हाइट बना हुआ है स्मॉल h, ठीक है ना, ये आपका CG है। तो अब हम क्या देखते हैं, ये आपका जब ये h, ये आपका CG है और ये h है, तो ये आपका h/2, ये आपका h/2 हो जाता है। सिमिलरली ये आपका h/2 हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, h/2 ओके। अब क्या होता है, जो भी आपका डिस्प्लेस लिक्विड जो होगा ना, उसका भी एक CG होगा। जैसे आपका डिस्प्ले लिक्विड है, इसका भी CG है, ठीक है ना। आई विल शो यू डिफरेंट कलर, इसका भी आपका डिफरेंट CG होगा, ठीक है ना। तो उस CG का अगर मैं बात करूं, तो वो लगेगा आपका स्मॉल h/2, स्मॉल h/2, ठीक है ना। तो जहां पर आपका डिस्प्ले लिक्विड का CG होगा, वो आपको हम बोलेंगे उसे क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ बायनेंसी, ठीक है ना। मतलब डिस्प्लेस लिक्विड के CG को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायनेंसी, ओके। तो क्वेश्चन में सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इतना वॉल्यूम का फ्लूइड इसमें डिस्प्लेस किया, तो इसका जो CG होगा उससे कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो आपका सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा और इसके जो फोर्स पास करेगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी जो आपका फोर्स पास करता है, ये वाला, इसे कहते हैं बायएंड फोर्स, FB। FB से जनरल डिनोट करते हैं बायएंड फोर्स, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी जो होगी वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, अपने वेट के बराबर, ठीक है ना। तो ये आर्किमिडीज हमारा कहता है, क्या कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी पूछा नहीं गया आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी, पर क्या पता पूछ ले, आपको रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा। बायएंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है ना। The point of application of buoyant force is at the CG of the displaced liquid, and this point is called center of buoyancy. Okay, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the weight of body immersed in a fluid exceeds the buoyant force, then the body will rise until its weight equals the buoyant force, tends to move upward, and it may finally sink, float, none of the above। मान लेते हैं ये हमारा कोई टैंक है, द वेट ऑफ बॉडी इमेजिन फ्लूइड, ठीक है, टैंक है। तो ये हमारी जो बॉडी है वो इमर्स्ड है फ्लूइड में, ठीक है ना। मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, ये हम इसका वेट, बॉडी का वेट माना तो W जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है ना। और बायएंड फोर्स जो होता है वो लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, FB। क्वेश्चन में बोला गया है उसने, देन अगर मान लो वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन FB, तो क्या होगा, FB का वैल्यू आपका कम है, वेट ज्यादा है, बॉडी फाइनली सिंक, ओके। अगर मान लो ऐसा होता, FB का वैल्यू ज्यादा होता और W कम होता, तो आपको फ्लोट करती रहती है आपकी, ठीक है। और मान लो आपका ऐसा था W बराबर F, इस केस में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका बॉडी मूव करता, और आपको इस तरीके से फोर्स भी लगता है आपका FD, ठीक है ना। तो अगर मान लो W बराबर FB प्लस FD, ठीक है ना, तो उसके उस टाइम पर जो आपका ब्लॉक जो आपका होगा वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये पूछा था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था मैंने आपको ये कंसेप्ट आपको बताया, ये बताया और ये बताया, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, जो भी हम अपने कंसेप्ट जो होते हैं आपके, तो क्वेश्चन जो भी आपसे पूछता है
उसके अराउंड जितने भी कंसेप्ट आते हैं हम आपको क्वेश्चन में सारे आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो कि आपके फिर एग्जाम में उस तरह कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप उसे इजीली कर सकते। ये आपसे पूछा हूँ, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ व्हील इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर, सेंटर ऑफ बायंसी एंड मेटासेंटर, फ्री सरफेस एंड सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। मैं आपको इसमें पूरा फिगर कंप्लीटली नहीं बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सिंपल विजुअलाइज वे में दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ब्लॉग है, ठीक है ना। ये आपका फ्लोटिंग कंडीशन का आपका हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो मेटा सेंटर की बात जो हम जनरली करते हैं ना, मेटा सेंट्रिक हाइट का, वो हम जनरली डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग कंडीशन केस में, ठीक है ना। मान लो मैंने इसे थीटा एंगल से टिल्ट किया इस डायरेक्शन में, एक मूवमेंट लगा के इस तरह से मैंने इसे टिल्ट, इस तरह से टिल्ट करके, ठीक है ना। उसके बाद इसका शेप कुछ चेंज हो जाएगा, इस तरीके का आपको इसका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होगा, आफ्टर द टिल्टिंग, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं आपको सिंपल वे में और बताता हूँ एक चीज़ और, आप सिंपल समझ लीजिए। जो मेटा सेंटर जो होता है ना, मेटा सेंटर जो होता है वो हम जनरली किस तरह से देखते हैं। मेटा सेंटर जो मेरा होता है ना, वो होता है, मैं जैसे मान लो मेरा पहले आपका ये ब्लॉक आपका रखा हुआ था किसी क्वार्टर में, तो इस पे बायएंड फोर्स लग रहा होगा, उस बायएंड फोर्स का मैंने मान लो ये डायरेक्शन मान लिया, ठीक है ना। F। जब मैंने इसे रोटेशन दिया तो इसमें जो वाटर का लेवल कुछ चेंज हो गया, तो उसका बायएंड फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो गया, जो सी जी होगा बायएंसी होगा वो चेंज हो गया होगा। तो उसका जो एफ लग रहा, एफ मैं एफ बी वन मान लेता हूँ। अब मान लो कुछ टाइम बाद इस पे एफ बी टू लग रहा है, ठीक है ना। तो एफ बी वन और एफ बी टू जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसे कहेंगे एम मेटा सेंटर। मतलब कोई बॉडी आप पहले लो, फ्लोट करवाओ, उसका सेंटर ऑफ बायएंसी, उसके बाद उसे रोटेट करो, तो उसका सेंटर ऑफ बायएंसी जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका होता है मेटा सेंटर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है आपका एम मेटा सेंटर। आपका बॉडी का एक सीजी होगा जी, और एक होगा आपका सेंटर ऑफ बायएंसी बी, ठीक है ना। तो आपका मेटा सेंटर हाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ व्हील डिस्टेंस बिटवीन द, तो मेटा सेंटर में जनरली जीएम लिखते हैं, मेटा सेंटर इज ए मेटा सेंट्रिक हाइट। आप याद रखिए जीएम होता है हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जीएम क्या होता है। ये आपका मेटा सेंटर हो जाता है, ये आपका जी होता है, और ये आपका होता है सेंटर ऑफ बायएंसी बी, ठीक है ना। तो जीएम हो जाता है सेंटर मेटा सेंट्रिक हाइट, आपका हो जाता है जी एम, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेटा सेंट्रिक हाइट, उसके बाद जीएम वैल्यू, और अगर मैं मुझे जीएम कैलकुलेट करना है तो जीएम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जीएम बराबर बी एम माइनस बी, ठीक है ना। तो जीएम को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट को। तो जो मेटा सेंट्रिक हाइट जो होते हैं वो जनरली होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायएंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। तो जीएम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और डाटा देना चाहता हूँ जिसे आप रिमेंबर रखिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं मर्चेंट शिप का बात करूँ, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ये बात। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लोटिंग बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, व्हेन द मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओनली व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायएंसी। तो इस क्वेश्चन का ओवरव्यू मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, फ्लोटिंग कंडीशन वाला। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कब कहते हैं, मैं आपको थोड़ा और विजुअलाइज बता देता हूँ। जब हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप पीछे वाला फिगर आप देख सकते हैं। तो अगर मेरा बी एम का वैल्यू ग्रेटर देन बी जी हो जाए तो वो हमारा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और मैंने जीएम कैसे कैलकुलेट किया था, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, जीएम बराबर बी एम माइनस बी जी, ये होता है हमारा जीएम, ठीक है ना। तो ये होता है बी एम माइनस बी जी, जीएम।
और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारा होगा बी एम बराबर बी जी, बी एम बराबर बी जी हमारा होगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं बात करूं, अगर हमारा बी जी ग्रेटर देन हो जाए बी एम से, तो वो होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आपसे पूछा हुआ है, तो इस केस में आपका होगा, आप देख सकते हैं इस कंडीशन का यूज करके, मेटा सेंटर जो का जो हाइट होगा अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपका बी, आपका आंसर करेक्ट हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस दो का कंसेप्ट का यूज करके देख सकते हैं आप किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाता है इसके लिए। फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे इसी के बेस पे अब इस बार जेई 2016 एसएससी जेई 2016 में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका हम कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। द इंक्रीजिंग मेटासेंट्रिक हाइट increases stability, decreases stability, increases comfort for passenger, decreases comfort for passenger, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन फिर दिया हुआ है, पहले हम समझते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट में पहले आपको बता चुका हूँ, वो होता है जी एम, जी एम इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी, ये होती है आपकी मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। अब मैं क्या समझता हूँ, ये फॉर्मूला होता है हमारा टाइम पीरियड ऑसिलेशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इधर लिख दो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय डब्ल्यू इंटू जी एम, डब्ल्यू इंटू जी एम, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय डब्ल्यू इंटू जी एम। आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो और जी एम हमारा है बी एम माइनस बी जी, ओके। तो इसके बाद अब क्या होता है, हम समझते हैं थोड़ा क्या स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है, पैसेंजर के कंफर्ट के लिए क्या कंसेप्ट होता है। मान लो हम क्या समझते हैं, अगर मैं लार्जर इज द टाइम पीरियड ग्रेटर इज द कंफर्ट, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो हमारा कंफर्ट ज़्यादा होगा, कंफर्ट इंक्रीज। पहली बात तो हम ये ध्यान रखें, कैसे ध्यान रखें इस बात। मान लो जैसे आपका शिप है कोई, इस तरीके से आपका शिप है, मैं थोड़ा आपको ड्राइंग में बता देता हूँ। अगर मान लो आपका एक बार इधर आपका टिल्टिंग, मान लो आपका कोई वेव टकराते हैं शिप से, तो आपका टिल्ट करना स्टार्ट होता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो अगर मान लो उसका टाइम पीरियड में बहुत देर तक वो ऐसे टिल्ट करता रहे, ठीक है ना, तो जो उसमें पैसेंजर्स होंगे, ठीक है ना, तो अगर मान लो वो एकदम ही बहुत तेज तेज करके रुक जाए, ठीक है ना, अगर मैं टाइम पीरियड उसका डिक्रीज कर दूं उसके ऑसिलेशन का, तो मेरा क्या होगा, तो एकदम से झटका लगेगा, तो उससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा। लेकिन मैं टाइम पीरियड बढ़ा दूं, जैसे मान लो आपको 5 मिनट 7 मिनट ऐसे कर देता हूँ सपोज करो, तो क्या होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होने की वजह से आराम आराम से हो गए, कंफर्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, आपका कंफर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं आई का वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं क्या करता हूँ, आई का वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो भी मेरा क्या टी बढ़ेगा, डायरेक्टली टी डायरेक्टली तो आई है ना। तो अगर मैं आई बढ़ा दूं तो मेरा क्या टी का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द जो हमारा शिप है मैं वो बढ़ा देता हूँ, मतलब बहुत बड़ा शिप बना देता हूँ, तो मेरा टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब टी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब मेरा कंफर्ट का कंडीशन बढ़ेगा, कंफर्ट का कंडीशन बढ़ेगा। तो मतलब अगर मैं कंफर्ट बनाया तो मुझे बड़ा शिप बनाना पड़ेगा, बड़ा शिप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जनरली जो बात यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पैसेंजर्स, जो हम पैसेंजर के जो शिप होते हैं उनमें, उनके केस में हम यूज करते हैं क्या, अपना कंफर्ट क्राइटेरिया, कंफर्ट क्राइटेरिया फॉर पैसेंजर, ठीक है ना। तो हमें बड़ा शिप बनाते हैं। लेकिन जो जनरली जो आपके बैटल शिप होते हैं, जो लड़ाकू विमान जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, उनके केस में मान लो आपने बहुत बड़ा शिप बना के रख दिया, कोई मान लो आपका मिसाइल डाला, तो आपका बड़ा शिप होने की वजह से सीधा वो टारगेटेड होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम बड़ा शिप नहीं बनाएंगे। तो अगर हम बड़ा शिप नहीं बनाए तो छोटा शिप बनाएंगे, छोटा शिप बनाएंगे तो क्या टाइम पीरियड का वैल्यू आपका कम होगा, टाइम पीरियड का वैल्यू अगर आपका कम होगा तो क्या उसके केस में कंफर्ट कम होगा, कंफर्ट कम होगा आपका, तो जो टिल्ट होगा जैसे आपका
एक बार इधर एक बार इधर, वो कम टिल्ट होगा। वो कम टिल्ट होने की वजह से क्या होगा, आपका जो आपका स्टेबिलिटी का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है ना। तो मतलब सॉरी, मैंने आपको एक बात थोड़ा बता दिया। तो जो स्टेबिलिटी जो होगा ना बैटलशिप के केस में, वो आपका स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी कम होगा उसमें, तो वो एकदम से आपका कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, तो स्टेबिलिटी उसका कम होगा। लेकिन जो आपके पैसेंजर जो आपके शिप होते हैं, पैसेंजर शिप के केस में आपका क्या होगा कि आपका कंफर्ट भी आपका ज़्यादा होगा, और जो हम जीएम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जो हम रखते हैं वो जनरली ज़्यादा रखते हैं। तो ज़्यादा मैटर जितना मैटर, ये बात आप ध्यान रखिए, जीएम का वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी का। जितना जीएम का वैल्यू ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जीएम का वैल्यू जनरली हम कम रखते हैं जो ये आपके बैटल शिप होते हैं, लेकिन जीएम का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं हम पैसेंजर शिप के केस में, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी, एंड इंक्रीज कम एंड, जस्ट मिनट, मुझे इसमें स्टेबिलिटी का कंडीशन देखना है। तो जितना भी आपका, तो ये आप इस कंसेप्ट को रिवाइज रखिएगा कि जीएम का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो जो हम जनरली जो हम पैसेंजर्स के लिए हम देखते हैं, वो जनरली हम कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए डिज़ाइन करते हैं जनरली, ठीक है ना। और जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हम डिज़ाइन करते हैं फॉर द बैटलशिप, ठीक है ना। ये आप दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करेगी तो उस केस में हमारी जीएम जीएम हमारी इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो हमारी स्टेबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जीएम वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अच्छा, हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हो, हम हमें पता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा हमारा, तो हम डिज़ाइन करते हैं बैटल शिप के लिए। तो हमारा कंफर्ट का वैल्यू, क्योंकि बैटल में तो कंफर्ट कम कम ही होता है, हमें कंफर्ट से मतलब इन्होंने बचने से मतलब है अपना, तो इसलिए हमें डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, ठीक है ना। पैसेंजर का मतलब यहाँ पे वही है अपना बैटल शिप वाला, तो ये इसके लिए 1 और 4, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या क्या चाहिए आपको याद है, एक तो ये याद रखना कि जीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी का जितना इसका जीएम ज़्यादा, उतना उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा। तो जितना भी जिसका जीएम ज़्यादा होगा उतना उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। पहला केस तो ये समझ गए। फिर एक केस हम ये समझे कि टी इंक्रीज करेगा तो कंफर्ट का वैल्यू भी हमारा इंक्रीज करेगा। ये दो कंसेप्ट हम समझ चुके हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। इन दोनों कंसेप्ट पे इस बार 8 सेट जो हुए थे एसएससी के, उन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे बाद में अपना वीडियो लेक्चर में। तो ये दो आप कंसेप्ट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, दिस इज आवर वेबसाइट www.exam.in for any query. Please comment on this video, and for current affairs and any upcoming engineering answer key, newspaper like The Hindu, The Nijaran and The Indian Express, and online test series for SSC JEE। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और उन सभी ऑनलाइन जो भी आपके टेस्ट सीरीज होगी, उनके जितने भी आपके टेस्ट होंगे, सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन यूट्यूब। ओके, वीडियो सॉल्यूशन जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपका सिंपल सेट हो, या जितने भी आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे ओनली फॉर टेक्निकल। ओके, जो भी आपका टेक्निकल, क्योंकि आपका रीजनिंग वाला पार्ट हुआ, जीके वाला पार्ट हुआ, वो फिर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी टेक्निकल वाला पार्ट आपका हुआ, उसका आपको हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए एंड share with your friends, and for any query please comment on this video, please like and subscribe our channel। Okay,